गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों के अंतिम खाते। तो समझते हैं कंपनियों के अंतिम खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं। जानते हैं सबसे पहले अंतिम खाते किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी संस्था का लाभहानि तथा संस्था की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। सामान्य तौर पर ये खाते वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, इसलिए भी इन्हें अंतिम खाते कहा जाता है। और लेखांकन दृष्टि से ये लेखांकन प्रक्रिया के अंत में बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतिम खाते कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले मौद्रिक लेन देन को जर्नल में अथवा जर्नल के सहायक बहियों में लिखा जाता है। अब सबसे पहले जो मौद्रिक लेन देन होते हैं उन लेन देन को हम क्या करते हैं, जर्नल में लिखते हैं या जर्नल के सहायक बहियों में लिखते हैं। और इसके बाद खाता बही में खाते खोलते हैं और खाता बही में खाते खोलने के बाद खातों का योग शेष के आधार पर खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाते हैं। और तलपट बनाने के बाद उचित निष्कर्ष निकालने के लिए हम व्यवसाय का लाभहानि ज्ञात करने के लिए, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन खातों को अंतिम खाते कहते हैं। एकाकी साझेदारी संस्था द्वारा लाभहानि ज्ञात करने के लिए अंतिम खातों में व्यापार खाता, लाभहानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। उसी प्रकार कंपनी से संबंधित लाभहानि ज्ञात करने के लिए, कंपनी की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उसे कंपनियों के अंतिम खाते कहते हैं, कंपनियों के वार्षिक खाते कहते हैं। एकाकी तथा साझेदारी संस्था के जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं, व्यापार खाता, लाभहानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, उनका बनाना किसी विधान के अंतर्गत अनिवार्य नहीं होता, उनकी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन कंपनी के अंतिम खाते बनाना कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार कंपनी के अंतिम खाते बनाना अनिवार्य है। इस धारा के अनुसार कंपनी के संचालक कंपनी की साधारण सभा में कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बनाए गए आर्थिक चिट्ठा, लाभहानि विवरण प्रस्तुत करते हैं। कंपनी के जो अंतिम खाते हैं वो वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बनाए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में जो प्रथम भाग है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है और सेकंड भाग में लाभहानि विवरण का फॉर्मेट दे रखा है। प्यारे बच्चों, समझते हैं कंपनी की बैलेंस शीट किस प्रकार बनती है। सबसे पहले बैलेंस शीट आप लिख देंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर की जो अमाउंट है वो और प्रीवियस ईयर की अमाउंट। क्वेश्चन में करंट ईयर की अमाउंट होगी, प्रीवियस ईयर की नहीं होगी, तो आप केवल करंट ईयर की अमाउंट लिखेंगे। नोट नंबर जो भी यहाँ पर के नोट करेंगे उसका यहाँ नंबर डालेंगे। बैलेंस शीट 2 भाग में होती है। फर्स्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज और सेकंड में असेट्स लिखते हैं। सबसे पहले आप शेयर होल्डर फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? ऐसी रकम जिस पर अंधारियों का अधिकार होता है, जो अंधारियों की होती है, जो अंधारियों को देनी है, उसको क्या कहते हैं हम? शेयर होल्डर
फंड्स कहते हैं। और उसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ कौन सी शेयर कैपिटल लिखी जाएगी? अथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो यहाँ जो शेयर कैपिटल की राशि लिखी जाएगी वो पेड अप कैपिटल लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? पेड अप कैपिटल। और ये कैसे आप याद करेंगे? जो कॉल्ड अप कैपिटल है, जो मांगी गई पूंजी है, उसमें आप काल्सिन एरियर घटा देंगे। जो अवशिष्ट याचना है, अदत्त याचना, उसको घटा देंगे और फॉरफीचर अमाउंट आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो अंशरण आपने करे हैं उसकी जो राशि आपको प्राप्त हुई है और उन अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं हुआ है तो उस राशि को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार शेयर कैपिटल की अमाउंट आपको आ जाएगी। उसके बाद नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस लिखने से पहले आप सरप्लस निकालेंगे और इसके लिए आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब ये कैसे बनाएंगे आप? ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट आप लिख लेंगे और करंट ईयर का प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट को आप जोड़ देंगे और उसमें जो डिविडेंड पेड किए हैं कंपनी ने, जो लाभांश चुकता किए हैं और जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है जो प्रस्तावित करा है उसको हम घटा देंगे। साथ ही जो राशि फंड या रिजर्व में ट्रांसफर की है उसको भी हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इस प्रकार ये आपका सरप्लस आ जाएगा। और फिर रिजर्व, जो भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल रिडम्पशन फंड है और कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये सब और सरप्लस को जोड़ लेंगे और जो राशि आएगी रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे। सी में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जो शेयर वारंट इशू किए कंपनी ने उसकी जो राशि प्राप्त हुई है कंपनी को वो राशि इसमें लिख दी जाएगी। नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो पेंडिंग अलॉटमेंट है, जिस तारीख को हम वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं उस तारीख तक अगर अंशों का आवंटन नहीं हुआ है तो जो प्राप्त राशि है उन अंशों पर वो लिख देंगे हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। उसके बाद नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज से है, ऐसे दायित्व से है जो 12 माह बाद दे हैं, 12 माह बाद उनका भुगतान करना है, उनको क्या कहते हैं? हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग जो लंबी अवधि के उधार आपने लिए हैं, जैसे डिवेंचर्स हैं और बैंक लोन हैं और बॉन्ड्स हैं, ये जो लंबी अवधि के लोन हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो उनको यहाँ दिखाया जाएगा। नंबर बी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है? जो वित्तीय विवरण में जो आय दिखाई है कंपनी ने और जो कर योग्य आय है, यदि कर योग्य आय कम है और वित्तीय विवरण में आय दिखाई अधिक है तो जो अंतर है उस पर जो कर दायित्व है उसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहते हैं, वो राशि यहाँ दिखाई जाएगी। नंबर सी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अगर इसके अलावा कोई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है जो 12 माह बाद जिसका दे है या जिसका 12 माह बाद भुगतान किया जाना है तो उसको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाएंगे। डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है स्टाफ प्रोविजन फंड, जो स्टाफ प्रोविडेंट फंड है उसमें अगर कोई राशि हस्तांतरित की है तो वो इसमें दिखाई जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में स्टाफ प्रोविडेंट फंड दिखाया जाएगा। उसके बाद नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जो 12 माह की अवधि में चेंजेस होते रहते हैं, जिनका भुगतान 12 माह की अवधि में किया जाता है, जो 12 माह की अवधि से अधिक नहीं होते तो उनको क्या कहते हैं? हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो शॉर्ट टर्म लोन है जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन फ्रॉम एमडी है, तो ये शॉर्ट टर्म जो लोन है जो 12 माह की अवधि में जिनका भुगतान करना है, 12 माह से अधिक वाले नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं और 12 माह तक के करंट लायबिलिटीज में आते हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिख देंगे। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आएगा?
जो क्रेडिटर्स और बीपी हैं उनकी राशि इसमें दिखाई जाती है। सी अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और अनएक्रूड इनकम है, तो ये किस में दिखाएंगे हम अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अनएक्रूड या एडवांस इनकम और अनक्लेम्ड डिविडेंड भी अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है, परपोज डिविडेंड है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है। इस प्रकार ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसका टोटल कर लेते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे समझते हैं किस प्रकार बनाते हैं। सेकंड पार्ट इसका असेट्स का होता है। प्यारे बच्चों, असेट्स में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स लिखते हैं। नॉन करंट असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं? जो संपत्तियां कंपनी ने 12 माह से अधिक के लिए रखी हैं अपने पास, उन संपत्तियों को क्या कहते हैं? हम नॉन करंट असेट्स कहते हैं। ये संपत्तियां कंपनी के पास 12 माह से अधिक के लिए रखी जाती हैं। ये संपत्तियां स्थायी होती हैं, ये संपत्तियां बार बार क्रय नहीं की जाती। इसमें ये फिक्स असेट्स और फिक्स असेट्स में टेंजेबल असेट्स। टेंजेबल असेट्स क्या होती हैं? जो दृश्य संपत्तियां होती हैं, जो भौतिक रूप में दिखाई देती हैं, उन संपत्तियों को कहते हैं टेंजेबल असेट्स कहते हैं। टेंजेबल असेट्स में जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फिक्चर्स है, फर्नीचर है, मोटर है। ये जो स्थायी संपत्तियां हैं, लाइव स्टॉक है, ये स्थायी संपत्तियां हैं जो मूर्त रूप में दिखाई देती हैं। उन संपत्तियों को टेंजेबल असेट्स में लिखते हैं। इंटेंजेबल असेट्स ये ऐसी स्थायी संपत्तियां हैं जो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। इन संपत्तियों को इंटेंजेबल असेट्स में दिखाया जाता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसी संपत्तियां जिनका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, उन संपत्तियों को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाया जाता है। जैसे भवन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ या कोई मशीनरी का निर्माण अभी अपूर्ण है, तो इस तरह की जो संपत्तियां होती है जिनका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, उनको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाया जाता है। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसी संपत्तियां जो कंपनी ने स्वयं विकसित की हैं, उन संपत्तियों को इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब डी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 12 माह की अवधि से अधिक के लिए विनियोग किए जाते हैं, उनको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाए जाते हैं। डिफर्ड टैक्स असेट्स। अब डिफर्ड टैक्स असेट्स क्या होती है? जैसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होता है और ऐसे डिफर्ड टैक्स असेट्स होती है। डिफर्ड टैक्स असेट्स क्या होती है? जब जो कंपनी के वित्तीय विवरण में जो आय दिखाई है वो कम होती है और कर योग्य आय अधिक होती है। वित्तीय विवरण में जो आय दिखाई वो कम होती है और कर योग्य आय अधिक होती है। तो ये जो अंतर है, उस अंतर में जो कर है उसको क्या कहते हैं? हम डिफर्ड असेट्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है पार्टी को या एडवांस दिया है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में दिखाते हैं। अदर नॉन करंट असेट्स, इसमें देनदार प्राप्त जिनका भुगतान 12 माह के बाद प्राप्त होना है और प्रारंभिक भी है, और अंशों में ऋण पत्रों के निर्गम पर छूट, उसको हम इसमें दिखाते हैं, अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाते हैं। करंट असेट्स, करंट असेट्स क्या होते हैं? ऐसी संपत्तियां जो 12 माह में परिवर्तित होती रहती हैं, जिनका भुगतान 12 माह में प्राप्त हो जाता है, तो उन संपत्तियों को कहते हैं करंट असेट्स कहते हैं। ये इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, जो करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो करंट
करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाया जाता है। इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक है, चाहे कच्चे माल का स्टॉक है या चालू कार्य का स्टॉक है या निर्मित माल का स्टॉक है या ट्रेड स्टॉक है, इसको स्टॉक को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इन्वेंट्रीज के अंतर्गत दिखाया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? जो इसमें देनदार व प्राप्य बिल आते हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल को दिखाया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और जो चेक हमें प्राप्त हुए हैं और ड्राफ्ट जो हमारे हाथ में हैं उनको इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, शॉर्ट टर्म एडवांस दे रखा है स्टाफ को या अदर पार्टीज को, तो वो इसमें दिखाया जाता है। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में आप क्या दिखाएंगे? अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और एक्रूड इंटरेस्ट है, अदर एक्रूड इनकम है, वो हम किसमें दिखाते हैं? अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।